कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। बाज़ औक़ात बड़े अनोखे वाक़यात होते हैं। मैंने आज रात पुरानी हवेली में दाखिल होने का फ़ैसला किया था और उसकी तैयारी करता रहा था। तैयारी क्या थी, बस खुद को हिम्मत दिला रहा था, क्योंकि पुरानी हवेली में घर के बाहिम्मत बड़े भी कभी दखल होने की जुर्रत नहीं करते थे। रात के 9 बजे थे कि ताया अब्बू के एक बहुत गहरे दोस्त बरकी साहब पेशावर से आ गए। उनके अहले ख़ानदान साथ थे। बरकी साहब लाहौर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी कार ख़राब हो गई। कार को ठीक कराते दिन गुजर गया। फिर कार ठीक हुई तो हर तरफ अंधेरा छा गया। उन्होंने रात यहाँ गुजारने का फैसला कर लिया। बिन बुलाए मेहमान बेशक नागवार गुजरते हैं, लेकिन ये तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे ख्यालात रखती हैं। कहने लगीं, रहमत भाई के बारे में ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोची जा सकती कि वो हमारे आने से परेशान हो जाएंगे। भाभी एक आला नस्ब की खातून हैं, बंदों को समझती हैं। ताया अब्बू ने हंसते हुए जवाब दिया। उनके दरमियान चोंचें चलती रहीं, लेकिन मैं परेशान था। बरकी साहब के आ जाने से रात जगह हो सकता था और हवेली में चहल पहल होती। इससे मेरे काम में दुश्वारी होती। बरकी साहब पेशावर में रहते थे, लेकिन उनके बाकी अहले ख़ानदान लाहौर में थे। उनकी औलादें लाहौर में पढ़ती थी और वहाँ उनकी शानदार कोठी थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अशरफ मियाँ को आगे तालीम दिलाने के बारे में तुमने क्या सोचा है रहमत खान? इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ताया अब्बू ने कहा। यहाँ गुजर घाट में? बरकी साहब ने तंजिया लहजे में पूछा। अरे यार, मेरे घर को इतनी हकारत से तो ना देखो, ताया अब्बा बोले। हकारत की बात नहीं, माफ़ करना, तुम लोग अरबपति हो, सदियों से यहाँ रहते हो। तुम अगर चाहते तो यहाँ तालीम के इंतजामात कर सकते थे। स्कूल कॉलेज क्या, बल्कि यूनिवर्सिटी भी यहाँ कायम कर सकते थे। तुम्हारा फ़र्ज था, लेकिन अफसोस तुमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। शुक्र है तुमने लोगों कह दिया। बस हर शख्स कुछ ना कुछ कह देता है। एक इंसान अगर कुछ सोच भी लेता, तन्हा कुछ नहीं कर सकता, ताया अब्बू ने कहा। बुरा मत मानो, मैं तुमसे ये बात कह देता हूँ, ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया था। तुम्हें यहाँ के हालात भी मालूम है। हाँ जी, तुम लोगों की सलामती की दुआएं करते रहते हैं। वैसे अशरफ खान की तालीम लाहौर में मुकम्मल होगी। वहाँ घर मौजूद है, बच्चे मौजूद है, सब मिलजुल कर रहेंगे। ये वहाँ आराम से पढ़ेंगे। क्यों भाभी जी? इस बार बरकी साहब ने अम्मी से कहा। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि अशरफ लाहौर में तालीम हासिल करे। बस जो भाई साहब तय करेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ, अम्मी ने कहा। भाभी, आप मेरी भाभी ही नहीं, सगी बहनों जैसी हैं। आप भी लाहौर आ जाएँ तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। वहाँ आपके दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्हें एक ज़िम्मेदार बुजुर्ग खातून मिल जाएंगी और मैं मुतमईन हो जाऊँगा। इससे पहले कि ज़ेबुन्निसा कुछ जवाब देती, मेरा बोलना ज़रूरी है। ज़ेबुन्निसा के बड़े घर में मौजूद हैं, लेकिन जो मुकाम उनका है वो कोई नहीं ले सकता। मरहूम अज़मत खान के बाद उन्होंने जिस तरह हवेली के रीत रिवाज संभाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। हाँ, अशरफ की बात और है। हमने कई बार उन्हें लाहौर रवाना करने के बारे में सोचा है। जहन में हॉस्टल ही आया था, लेकिन वाकई तुम्हारा घर है वहाँ, बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका दिल भी रहेगा। बात खासी लंबी हो गई, इसलिए मैं वहाँ से उठ गया। मुझे अपना काम करना था। किसी ने मेरे उठने पर एतराज़ नहीं किया और मैं वक्त गुजारने का इंतज़ार करता रहा। मुझे अंदाज़ा था कि आज हवेली में काफ़ी रात तक रौनक रहेगी, लेकिन मैं जो इरादा कर चुका था उसमें तरमीम नहीं करना चाहता था। मौसम भी आज कमाल का था। हल्की हल्की रिमझिम होने लगी थी। बादल तो सरे शाम ही से छाए हुए थे। बूंदाबांदी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी। उस वक्त रात के 11 बजे थे। मैं कील कांटे से लेस होकर बाहर निकल आया। हैरतनाक तौर पर बरकी साहब भी आरामगाह में सोने चले गए थे और हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पुरानी हवेली अपने अंदर भयानक दास्तानें समेटे खामोश खड़ी थी। हाँ, दूर शमशान घाट में एक चिता से धुआं उठ रहा था। गालिबन कोई ताज़ा मुर्दा जलाया गया और उसे भस्म करने वाले वापस जा चुके थे। मैंने एक निगाह पुरानी हवेली पर डाली और मर्दाना वार उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस हवेली से बड़ी हौलनाक दास्तानें जुड़ी हुई थी। मेरे दिल में इश्तियाक था और मैं उन दास्तानों से वाकिफ होना चाहता था। अभी मैं हवेली से कोई 20 गज के फासले पर था कि अचानक इमली के एक दरख्त से एक परिंदा उड़ा और उसके परों की तेज आवाज़ पर मेरी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। परिंदा मुझसे कोई 5 गज के फासले पर ज़मीन पर उतर गया। तब मैंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। परिंदे का हुजम बढ़ा और फिर वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धार गया। सिल्क के खूबसूरत लिबादे में मलबूस हसीन लड़की मनिका थी। अरे मनिका, तुम? मेरे मुँह से हैरान कुन आवाज़ निकली। हाँ छोटे राजकुमार, मैं ही हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं जाती ही कहाँ हूँ छोटे राजकुमार? क्या मतलब? आपके बिना मन ही नहीं लगता मेरा।
थोड़े समय दूर हो तो जी लौटने लगता है, बस देख लेती हूँ तो शांत हो जाती हूँ। मैं खामोश हो गया। उसकी बातों का क्या जवाब देता। और हकीकत यह है कि अभी मैं हुस्नो इश्क के रमूज से वाकिफ भी नहीं हुआ था। मेरी चिंता मत करना छोटे महाराज, मैं अपने मन की बात खुले मन से कह देती हूँ। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं आपसे आपका प्रेम मांगूं। हमारे धर्म अलग हैं। मैं अगर चाहूँ भी तो आपका धर्म नहीं अपना सकती, क्योंकि मैंने 7 प्रभुगताएं प्रकट की हैं। 7 प्रभुगताएं, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, भवानी देवी का ज्ञान स्थान। मेरे पिता जमुना दास भी भवानी के दास हैं। भवानी देवी अच्छे कामों की देवी है, और सिर्फ वो है जो काले जादू की तमाम मधुराओं का तोड़ है। यानी वो जो काली देवी कलकत्ते वाली से भेंट ले सकती है और उसके कर्मों का तोड़ कर सकती है, लेकिन उसके पैरोकारों को 7 प्रभुगताएं भोगनी होती हैं, तब वो भवानी का दास बन सकता है और उसका ज्ञान ले सकता है। इन प्रभुगताओं में क्या करना होता है, मैंने दिलचस्पी से पूछा। एक बात कहूँ छोटे महाराज? हाँ बोलो। आपको याद है पिताजी ने आपसे क्या कहा था? किस बारे में? मुझे तो कुछ याद नहीं। जब आपने उनसे कहा था कि आप जादू विद्या लेना चाहते हैं। ओ हाँ, उन्होंने मना किया था। सिर्फ मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आपकी बड़ी किताब में मौजूद है। इससे बड़ा ज्ञान किसी परगना में नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की किताब है। अब मुझे भी एक बात बताओ मनिका। जी महाराज, अगर तुम हमारी बड़ी किताब को इतना मानते हो तो हमारे धर्म में क्यों नहीं आ जाते? इसका कारण है महाराज। बताओ क्या? आपके यहाँ संतान पैदा होती है तो उस कान में पवित्र शब्द कहे जाते हैं और आपका धर्म पक्का हो जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ दूसरे काम किए जाते हैं, पंडित श्लोक पढ़ते हैं, और भी कुछ होता है, और हमें हमारे धर्म का पता चलता है। हमें और आपके धर्मों में फ़र्क रखा जाता है। पंडितों का यही काम होता है। मैं, मेरे पिताजी और बहुत से ऐसे जो धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करके जानकारी हासिल करते हैं, दूसरे धर्मों का प्रयोग करते हैं और हर धर्म की बुराइयों से वाकिफ़ होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। हमारा धर्म हमारे लिए बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। पिताजी ने आपको जादू सिखाने से इसलिए मना किया कि वो आपके धर्म से अलग है। उसके लिए आपको धर्म छोड़ना पड़ता। अगर कोई मुसलमान काला जादू सीखता है तो उसका धर्म ना मुसलमान का रहता है ना हिंदू का, वो बेधर्म हो जाता है। उसे काले धर्म वाला कहा जाता है, जिससे हिंदू भी नफरत करते हैं। ओह अच्छा, और कुछ पूछेंगे छोटे सरकार? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो मनिका, तुम्हारे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मनिका ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा, फिर बोली, भगवान आपको संसार की बुरी नज़रों से हमेशा बचाए रखे। मैं तुम पर बहुत रश करता हूँ मनिका। काश मुझे तुम जैसा इल्म आ जाए। तुम सब कुछ बन सकती हो। खूबसूरत परिंदा बनकर फिजाओं में उड़ सकती हो, खूनखार दरिंदा बनकर अपने दुश्मनों को चीर फाड़ सकती हो। वो कहने लगी, पिताजी मुझे संसार की सारी बातें बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी है, इसे ऋषि मनी होते हैं कि संसार उनके सामने कुछ नहीं, मगर वो सब कुछ भगवान नहीं, मेरा मतलब है खुदा से मांगते हैं, देवी देवताओं से नहीं। और फिर जो करते हैं खुदा की खुशी के लिए करते हैं। बड़े से बड़ा वरदान भी उनके सामने चींटी से ज़्यादा हकीर होता है। वो किसी के लिए बुरा काम नहीं करते, हाँ बुराई के खात्मे के लिए काम ज़रूर करते हैं। काश मुझे भी कोई ऐसा साहिब इल्म मिल जाए। एक बुजुर्ग मिले थे, लेकिन मैं उनके दिए हुए तावीज़ की हिफाजत न कर सका। मैंने महबूब इलाही को याद करते हुए कहा, पिताजी कहते हैं तुम्हारे यहाँ ज्ञान की बहुत सी मंजिलें होती हैं। पीर, फकीर, दरवेश, मजजूब, कुतुब, अब्दाल, ये बड़े शक्तिमान होते हैं और कोई इनके सामने नहीं टिकता। मुझे कहीं से इनका पता मिल सकता है? पिताजी से पूछकर बताऊंगी, उसने कहा। दफतन में चौंक पड़ा। मैं मनिका की मैयत में अपना असल काम भूल गया था। मेरा ये मिशन बिल्कुल खुफिया था, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। लेकिन मनिका ही मेरी अच्छी दोस्त और हमदर्द थी। मैं उसकी बात से बहुत मुतासिर था कि वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे आसपास रहती। उसे अपने राज में शरीक करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, मनिका मैं तुम्हें कुछ बचाना चाहता हूँ। जी छोटे राजकुमार। तुम मुझे राजकुमार क्यों कहती हो? मुझे ये अच्छा लगता है, वो बड़े प्यार से बोली। खैर मनिका, मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम से निकला था। जी छोटे राजकुमार, मैं पुरानी हवेली की सैर करने जा रहा हूँ। अरे क्यों? वह हैरत से बोली। उस हवेली से मेरे दादा जान की ज़िंदगी की दास्तानें वाबस्ता हैं। वहाँ कोई नहीं जाता। सब कहते हैं कि वहाँ सिर्फ बदरूहों का राज है। मैं उन बदरूहों को करीब से देखना चाहता हूँ। असल में मनिका, मेरे ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं देखूंगा ये कैसे मेरी जान लेती हैं। मैं इन दुश्मन रूहों से अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया मनिका कि मैं आज पुरानी हवेली का जायज़ा लेने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने दिल से तुम्हें अपनी दोस्त माना है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। यह बहुत मुश्किल काम है राजकुमार जी।
मैं इसे करके रहूंगा, मैंने जोश से कहा। भगवान आपकी सहायता करे, लेकिन जब आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरी कुछ बातें भी मान लीजिए। बोलो। आपकी ऋषिमणि से मेरा मतलब है अपने धर्म के किसी आलम से ज्ञान सीखिए। यह जरूरी है, फिर आत्माएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसके बिना आप उनके मुकाबले पर ना आए। मैं भी तो यही चाहता हूँ। काश मुझे ऐसा कोई आलिम मिल जाए, मैंने उदासी से कहा। फिर चौंक कर बोला, लेकिन मनिका, मैं इस वक्त हवेली जरूर देखूंगा। मनिका सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ हवेली में चलूंगी। तुम? मैंने हिचकिचा कर कहा। भगवान के लिए मुझे इसके लिए मना न करना। आप अंदर जाओगे और मैं यहाँ पागलों की तरह तड़पती रहूंगी। ठीक है, मैं तैयार हो गया, और मैं आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? आपका शरीर यहाँ रहेगा और आत्मा अंदर जाएगी? आत्मा यानी रूह? हाँ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। मैं आपकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए शरीर से दूर कर दूंगी और आपको हवेली में ले चलूंगी। फिर वहां अगर कोई बुरी रूह हुई तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अरे वाह, मेरा बदन कहाँ रहेगा? यहीं किसी पेड़ पर छुपा दूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा होगा, बेहद दिलचस्प, बेहद अजीब। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैंने कहा, और मनिका मुस्कुरा दी। फिर उसने चारों तरफ देखा और बोली, इधर आ जाओ छोटे राजकुमार। उसने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। यह पीपल का एक बहुत कदीम पेड़ था। एक बार वालिद साहब ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था, अशरफ, इस दरख्त को देखो, ये सदियों पुराना है, हमारे मलखान खानदान की तरह। सदियों पुराना? हाँ, दादा साहब बताते कि ये उनके दादा से पहले का दरख्त है। उन्होंने भी ये कहा था कि इन्हें इससे पहले की तारीख नहीं मालूम। ये दरख्त उससे भी पुराना है। तो ये दरख्त उतना ही पुराना था, बेहद घना और बेहद बड़े रकबे में फैला हुआ। मनिका मुझे उस दरख्त के करीब ले गई और फिर उसने मुझे दरख्त के तने से लगाकर खड़ा कर दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा दो छोटे राजकुमार, उसने कहा, और मैंने दोनों हाथ ऊपर करके दरख्त के तने से लगा दिए। मनिका मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों के रंग बदलते देखे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की पुतलियां गायब होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी पुतलियां बिल्कुल गुम हो गईं। फिर उसकी आंखों के ढेले हल्का नीला रंग इख्तियार कर गए और मुझे अपना बदन हल्का महसूस होने लगा। फिर एक अनोखी बात हुई। मैं आहिस्ता से अपनी जगह से हटा और दरख्त से एक गज पीछे हट गया, लेकिन मैं बदस्तूर दरख्त से लगा खड़ा था। ये क्या? मैं दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। मेरा बदन दरख्त से लगा खड़ा था और मैं उससे एक गज पीछे खड़ा उसे अपनी आंखों से देख रहा था। ये क्या मनिका? बमुश्किल मेरे मुंह से निकला। आपका शरीर आत्मा से दूर हो गया है, अब वो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, ये आपकी आत्मा है। आप इस दूसरे दरख्त के पास जाओ। दूसरे दरख्त के पास? बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, आत्मा सिर्फ एक लतीफ़ एहसास होता है, उसका कोई बदन नहीं होता। जाओ, इस दरख्त के पास जाओ, उसने दोबारा कहा और मैंने उस दरख्त की तरफ कदम बढ़ा दिए। फिर मैं दरख्त के पास पहुंच गया और मैंने कहा, अब क्या करूं? इस दरख्त के तने से दूसरी तरफ निकल जाओ। जो कुछ मैं कह रही हूं उसे करके दिखाओ। चलो तजुर्बा करो। और मैंने अपनी ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा देखा। मैं हवा के किसी झोंके की तरह दरख्त के उस पार चला गया। ओह, कैसा अजीब लम्हा था। मैं कुछ भी नहीं था। मेरे सारे वजूद में गुदगुदियाँ सी होने लगी। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या इस तरह मैं ठोस दीवारों से भी गुजर सकता हूँ मनिका? हर चीज़ से महाराज, वो बोली। कितना अच्छा है ये सब मनिका, अगर मैं इसी तरह रहना चाहूँ तो कितना अजीब है ये सब। मैं कहीं भी किसी भी जगह जा सकता हूँ, हवाओं में उड़ सकता हूँ। भगवान न करे राजकुमार, मनिका तड़प कर बोली। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? वो जीवन नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक भटकती आत्मा जिसका कोई शरीर नहीं होता। इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना महाराज। शरीर और आत्मा का मिलाप ही जीवन कहलाता है छोटे राजकुमार। भगवान न करे आपका शरीर आपके पास ना हो तो आप जीवित कहाँ कहलाएंगे? आपका शरीर तो 4 दिन के बाद ही मट्टी बनकर खत्म हो जाएगा। आत्मा कहाँ भटकती रहेगी, कौन जाने। मैं हैरान रह गया। वाकई एक हवा की शक्ल इख्तियार करके जिंदगी क्या रह जाएगी? ना किसी को छू सकूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। मैं हंस कर रह गया। तब वो बोली, मैं आपके शरीर को इस दरख्त पर छुपा दूं? और फिर वो पीपल के दरख्त के पास पहुंच गई। उसने मेरे तने से लगे हुए बदन को दरख्त पर चढ़कर ऊपर खींच लिया और फिर पत्तों में छुपाकर नीचे उतराई। आओ चलें, उसने कहा और मैं उसके साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ। मेरे पाँव ज़मीन से उठे हुए थे और मैं जैसे हवा में तैर रहा था। ये भी मेरी ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा था। इस तरह हम पुरानी हवेली में दाखिल हो गए। हवेली सही मायनों में आसेब ज़दा लग रही थी। पूरा माहौल बेहद भयानक लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सी आंखें हमारी तरफ देख रही हैं। बहुत सी दबी दबी सरगोशियाँ जारी थीं। उनमें से कुछ आवाज़ें नुमायाँ हो रही थीं। मामून खान, दरिंदा, जालिम, मार दो, ख़त्म कर दो। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। मेरे कान सरगोशियाँ सुन रहे थे, लेकिन मेरे दिल में खौफ का कोई गुजर नहीं था।
मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन मुझे उसका कोई खास एहसास नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया और मैंने कहा, मनिका। जी छोटे राजकुमार, क्या हम गंगा श्री के महबूब राम स्वरूप की लाश तलाश कर सकते हैं? गंगा श्री रात की तारीकियों में अपने महबूब की लाश हवेली में तलाश करती फिरती है। मनिका ने कहा, वो तो दीवानी है। क्यों भाई? अगर उसका शरीर हवेली में होता तो उसे जरूर मिल जाता। बड़े महाराज ने जरूर उसे दरिया में बहा दिया। यहाँ से कुछ दूर से रावी गुजरता है, लाश उसमें बहा दी गई होगी। आत्माएं सब कुछ तलाश कर लेती हैं, लेकिन बहते पानी में हर तरह का जादू खत्म हो जाता है। ना वहाँ आत्माओं का गुजर हो सकता है, ना कोई जादू भगवान की मर्जी के खिलाफ काम करता है। राम स्वरूप की लाश धरती के किसी कोने में दबी होती तो गंगा उसे हासिल कर लेती। बहता पानी उसे कहीं से कहीं ले गया होगा। आपको पता है छोटे राजकुमार, सारे बड़े दरिया समंदर में गिरते हैं, और समंदर इतना बड़ा है कि सारी धरती उसका एक कोना भी नहीं। ओ वाकई, मैंने कहा। फिर मैंने कहा, गंगा श्री की पाजेब का तुमने क्या किया? जो मैंने तुम्हें दी थी वो मेरे पास है, तुम उसका क्या करोगी? क्यों पूछ रहे हो छोटे राजकुमार? मनिका अजीब से लहजे में बोली। कोई खास वजह नहीं छोटे राजकुमार, वो उसकी दुखती रग है। क्या मतलब? महबूब का तोहफा। ओह, क्या वो उसे राम स्वरूप ने दी थी? हाँ, उसी ने दी थी, और उसने कहा था कि वो इस संसार से जाने के बाद भी उसे साथ रखेगी। वो इसे अपनी चिता में अपने साथ मुजस्सम करा लेगी, ताकि जब दूसरा जन्म ले तो राम स्वरूप उसे पहचान सके और उन्हें दूसरे जन्म का साथ भी मिल जाए। इतना चाहती थी वो राम स्वरूप को, इससे भी कहीं ज्यादा। और मामून खान ने ना सिर्फ उन्हें जुदा कर दिया, बल्कि उसके प्रेमी को कत्ल करा दिया, और उसे भी। ये तो वाकई अफसोस की बात है, मैंने तासुफ से कहा। हाँ, अन्याय तो हुआ है उसके साथ, पर इसमें आपका तो दोष नहीं। परिवार में एक दूसरे के हमशक्ल तो पैदा हो जाते हैं, उनसे तो बदला नहीं दिया जाता, ना ही पूरे परिवार से बैर बांधा जाता है। उन्होंने तो तुम्हारे परिवार के बहुत से लोगों की जान ली। जेवर से क्या होगा? उसका प्रेमी उसे तलाश ना कर सकेगा। ओह अच्छा, मैंने कहा। तुम्हारा धर्म ये सब नहीं मानता, लेकिन ये हमारे धर्म की बात है। काश मैं तुम्हारी तरह ये साहिराना कुव्वतें हासिल कर सकता। काश जमुना दास जी मुझे ये सब सिखा देते जो उन्होंने तुम्हें सिखाया है। वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन असल वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके लिए धर्म नष्ट करना पड़ता है, फिर अपना धर्म छोड़कर सबसे पहले कायर बनना पड़ता है। वो दो बुरे काम करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए। ऐसे मंच का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं हो सकता। फिर तुमने तो वो बुरे काम नहीं किए। नहीं, क्योंकि मेरा तो धर्म ही अलग है। दूसरे धर्म वाले को काले परिवार में आने से पहले ये सब करना होगा। गोया कि कोई मुसलमान अगर काला जादू सीखना चाहे तो पहले उसे अपने दीन के खिलाफ काम करना पड़ेगा। कोई मामूली काम नहीं, उसे 16 शैतानों को खुश करना होगा। ये 16 शैतान काले धर्म के पैरोकार हैं। 7 कंवारी कन्याओं की इज्जत लुटनी पड़ेगी, उनकी जान की बलि देनी होती है, तब कहीं जाकर उन्हें काले परिवार में शामिल किया जाता है। मैंने लाहौल पढ़ी तो वो मुस्कुराने लगी। भगवान तुम्हें कायम रखे। अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसका वो कुछ करूंगी, लेकिन उसका अगला जन्म नष्ट कर दूंगी। तुम ऐसा क्यों करोगी मनिका? मैंने पूछा और वो खामोश हो गई। बताओ ना, मैंने फिर कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। लेकिन मनिका, मैं तो मुसलमान हूँ, हम कैसे एक जान हो सकते हैं? एक जान होने का नाम प्रेम नहीं होता छोटे से राजकुमार। प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। मैं तो ये भी कभी नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे प्रेम का जवाब दो। मैं तुम्हें चाहती हूँ बस सच्चाई से। मैं खामोश हो गया। मेरी उम्र अब इस काबिल हो गई थी कि मैं हुस्न व इश्क के वाक़यात को समझ सकूं, उनकी हकीकतों और ज़रूरतों को भी महसूस करने लगूं। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे उसका तजर्बा नहीं था। मैं खुद किसी से मुतासर नहीं हुआ था, लेकिन मनिका की बातों ने मुझे मुतासर किया। एक बात कहूँ, वो बोली, मैंने तुम्हें खुलकर बता दिया छोटे सरकार कि मैं आपके प्रेम में गिरफ्तार हो गई हूँ। लेकिन भगवान की सौगंध, मैंने एक बात सोची है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या? मैंने मन्नत मांगी है कि भगवान अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो अगले जन्म में मेरे प्रेमी को किसी हिंदू घराने में पैदा करना, ताकि मैं उसे पा सकूं। और अगर उसे हिंदू घराने में पैदा ना कर सकें तो मुझे किसी मुसलमान घराने में पैदा कर देना और उसे मुझसे मिला देना। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं दिल में ये बात ज़रूर थी कि पागल लड़की, हम दूसरे जन्म को नहीं मानते, इसलिए मेरे दिल में ऐसी कोई जगह नहीं। लेकिन ये बात कहकर मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। इसी बातचीत के दौरान हम हवेली की सैर भी कर रहे थे। हवेली बेहद खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन पूरी की पूरी उजाड़ और वीरान पड़ी हुई थी। उसकी ऊपरी मंजिल के बाज़ कमरों में लाखों रुपए का कीमती सामान, फर्नीचर, अतलस कीमतें, कम ख्वाब के पर्दे पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सब साफ शफाफ थे, जैसे कोई इनकी सफाई करता रहा हो। जबकि मुझे ये अच्छी तरह मालूम था
कि मुलाजिम पुरानी हवेली की तरफ रुख करते हुए भी कानों को हाथ लगाते हैं। फिर जाहिर है यहाँ रूह का राज ही होगा। ये बातें करते हुए हम पूरी हवेली का चक्कर लगाते रहे कि साफ अंदाजा हो रहा था कि हम अकेले नहीं, बहुत सी आहटें हमारे साथ चल रही हैं, अनोखी सरगोशियां उभर रही हैं, लेकिन किसी के अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। और एक ख्याल मेरे दिल में था, अगर मैं जीता होता तो शायद मुझे कोई जानी नुकसान पहुंच सकता, लेकिन मेरे साथ ताकतवर वजूद था जो हर तरह की नापाक रूहों को नुकसान पहुंचा सकता था। कोई 1 घंटे से ज़्यादा देर तक हम दोनों हवेली में घूमते रहे। उस वक्त हम ऊपरी मंजिल की एक राहदारी से गुजर रहे थे कि खुली जगह से दूर नजर आने वाले शमशान घाट पर नजर पड़ी। मैंने पहले भी वहां धुआं देखा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि कोई चिता जल रही होगी, लेकिन धुआं अब भी उठ रहा था और रह रहकर मरगोले बुलंद हो रहे थे। साथ ही कुछ हरकतें भी नजर आ रही थी। मेरे मुंह से आहिस्ता से निकला, ये क्या है? कहाँ? वो बोली, वो धुआं। मैंने इतना कहा तो मनिका भी उधर देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, कोई खास ही बात है? चिता नहीं जल रही? मैंने पूछा। नहीं, चिता ऐसे नहीं जलती। आओ चल कर देखें, मैंने दिलचस्पी से कहा। चलो, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो किनारे की राहदारी की तरफ चली तो मैंने हैरत से कहा, उधर? हाँ आओ, ये तो बहुत दिलचस्प होगा, यहाँ से नीचे कूदोगी? हाँ ना, वो हंस कर बोली, चोट नहीं लगेगी? चोट जिस्म को लगती है छोटे राजकुमार, आत्मा को नहीं। वो बोली। मुझे उसके ये जुमले अजीब से लगे। रूह को बदन से जुदा करने का ये अमल भी मुझे बेहद अनोखा लगा। एक बार फिर मेरे दिल में ये हसरत पैदा हो गई कि काश कोई इस तरह का अमल मैं भी सीख सकूं। मनिका मेरा हाथ पकड़कर राहदारी की मुंडेर पर चढ़ी और फिर नीचे कूद गई। एहसास भी ना हुआ कि इतनी बुलंदी से नीचे आए हैं। मनिका शमशान घाट की तरफ चल पड़े। वो जगह नुमायां होती जा रही थी जहां से धुआं उठ रहा था। ये धुआं चिता से नहीं उठ रहा था, बल्कि 2 इंसानी हाथ लोबान किस्म की कोई चीज़ों कोयलों के ढेर पर डाल रहे थे और एक भिनभिनाहट सी सुनाई दे रही थी। माहौल और नुमायां होता जा रहा था। मैंने शदीद हैरत के आलम में वहां देखा, वहां गंगा मौजूद थी और साथ कुछ बदशक्ल मस्टंडे अपने चेहरों और बदन पर भभूत मले हुए, पालती मारे आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठे थे। कोयलों के एक ढेर के सिरे पर एक लंबे और गंदे बालों वाला नंग धड़ंग साधु बैठा था। उसने बदन पर सिर्फ एक लंगोटी बांधी थी और उसके सामने जो हाथ लोबान किस्म की चीज़ें कोयलों पर डाल रहे थे वो चाचा फरीद के हाथ थे। हाँ, मलखान ख़ानदान के फ़र्द चाचा फरीद के हाथ। मेरी आंखें शदीद हैरत से फटी जा रही थीं। साधु कुछ नामालूम अल्फाज किसी नामानूस ज़ुबान में कह रहा था और चाचा वो अल्फाज दोहरा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई सबक पढ़ता है। मैं दम बखुद था। चाचा फरीद और वो लोग और गंगा, हमारे ख़ानदान की दुश्मन, मेरे अब्बू की चाचा फरीद के भाई की कातिल। मैं खामोशी से ये मंजर देख रहा था। साधु चाचा को पढ़ाता रहा, फिर उसने हाथ उठाया और बोला, बस आज का काम खत्म, ले ये अमृत जल पी ले। साधु ने एक पीले रंग का पानी जैसा स्याल एक मिट्टी के बर्तन में उंडेला और चाचा की तरफ बढ़ाया। चाचा ने वो बर्तन लिया और उसे होंठों से लगा लिया। मैं आलमे शहर में ये सब मंजर देख रहा था। ये क्या हो रहा है? ये फरीद चाचा ही है ना? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? आओ चलें, मनिका ने कहा। हाँ चलो। हम वहां से वापस चले और फिर काफ़ी दूर निकल आए। मनिका बोली, अपने शरीर में चलोगे? हाँ, मैं हवेली देखना चाहता था, देख ली। और क्या? ये जो देखा मेरी समझ में नहीं आया। मैं बताऊं? वो बोली। हाँ बताओ। तुम्हें दुख होगा। मुझे बहुत से दुख है मनिका, कोई और दुख बढ़ जाए तो क्या फ़र्क है? वो तुम्हारे चाचा जी थे ना? हाँ वही थे, मैंने कहा। उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। क्या मतलब? अब ना वो मुसलमान रहे हैं, ना कोई और धर्म रहा है उनका। वो शंखा बन गए हैं, गंदे धर्म के पैरोकार। वो साधु भान शंखा थे जो उन्हें गंदा खून पिलाकर बेधर्म कर रहा था, और वो जादू सीख रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मलखान ख़ानदान वैसे ही मामून खान की वजह से बदनाम था और नहुसतों का शिकार था। मेरे दादा मामून खान एक अयाश जिम्मेदार थे जिन्होंने बहुत से इंसानों की जान ली, बहुत सी कुंवारियों की इज्जत लूट कर उन्हें कत्ल किया। लेकिन फरीद चाचा ने तो अपना दीन खो दिया था। मेरा बदन दरख्त पर पोशीदा था। मैंने उसे हासिल किया और मनिका की तरफ देखने लगा। वो बोली, मैं जाऊं? तुम्हारा शुक्रिया मनिका, एक बात कहूं? हाँ, उसने इश्तियाक से कहा। वो मेरी जुबान से जो सुनना चाहती थी मेरी समझ में आ गया था, लेकिन मैं अभी उसमें इतना माहिर नहीं था। मैंने कहा, गुजर घाट में रहते हुए मैं उस हवेली तक ही महदूद रहा हूँ। मेरे ख़ानदान में मेरी उम्र के लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी, लेकिन मेरी उनसे वाजिबी सी दोस्ती रही है। लेकिन मनिका, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे ज़िंदगी भर की दोस्ती रखूं। उसके लहजे में बेपनाह खुशी उमड़ आई। सच छोटे राजकुमार? हाँ मनिका, ये शब्द मुझे हमेशा जिंदा रखेंगे, उसने कहा। कुछ देर के बाद वो बोली, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं।
अरे नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैंने हंसकर कहा। नहीं छोटे राजकुमार, चलो, मैं खिड़की के नीचे खड़ी हो जाऊंगी, तुम खिड़की से झांक कर मुझे अलविदा कर देना, तब मैं चली जाऊंगी। मैंने गर्दन हिला दी। ये उसकी छोटी सी खुशी थी। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी करवट बदले गहरी नींद सो रही थी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। किसी को मेरी इतनी ज़बरदस्त मुहिम का पता नहीं चला था। मैं खिड़की के पास पहुंचा। मनिका नीचे खड़ी थी। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे जाने के लिए इशारा किया तो वो वापस मुड़ गई। फिर मैं उसे दूर तक देखता रहा। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं गहरी सांस लेकर पलटा। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, चाचा फरीद इस वक्त शमशान घाट बैठे अपना ईमान खो रहे हैं। उनका कमरा यकीनन खाली होगा। क्यों ना उनके कमरे की तलाशी लूं। हो सकता है महबूब इलाही साहब का तावीज़ मुझे मिल जाए। वैसे फरीद चाचा को जिस हाल में देखा था और उसके बारे में मनिका ने जो कुछ बताया, उसने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और मुझे 100 बार भी कुर्बान कर दिया जाए, मेरे बदन के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, तो मुझे दुनिया भर की दौलत पेश की जाए, उसके एवज भी मैं अपने ईमान पर हरफ तक ना आने दूं। एक बार फिर मैंने अम्मी के खराटों का जायजा लिया। वो घोड़े बेचकर सो रही थी। चुनाचे में बाहर निकल आया। सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। मैं दबे पांव चलता हुआ चाचा फरीद के कमरे में पहुंच गया। मैंने उनके कमरे के दरवाजे का पट आहिस्ता से धकेल कर देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने उसे दबाया तो वो खुल गया, लेकिन चाचा फरीद अपनी मसहरी पर गहरी नींद सो रहे थे। मेरा दिमाग बख से उड़ गया। ये क्या तलिस्म है। वहाँ शमशान घाट में चाचा जिस आलम में बैठे थे, उससे गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी से वापस अपने कमरे में आ जाएंगे। फिर शमशान घाट से जो रास्ता आता था वो भी इसी तरफ आता था जहाँ मैं मौजूद था। कोई पुरस्रार धोखा, चाचा की तरफ से या फिर उन दुश्मन रूहों की तरफ से जो हमें अपने तिलिस्म में गिरफ्तार किए हुए थी। अगर ऐसी बात है तो फिर चाचा फरीद की तरफ से बदजन होना नाइंसाफ़ी थी। मैं वहाँ से पलट आया और अपने कमरे में आ गया। इतना बड़ा मार्का सर कर लिया, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई। फिर सुबह तक नींद कैसे आई, बदन टूट रहा था, शायद बुखार भी आ गया था। नाश्ते की मेज़ पर दाया साहब ने मेरा चेहरा देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है। बस यूं ही मैंने जवाब दिया और बस इत्तेफाक से ही मेरी नज़र चाचा साहब के चेहरे की तरफ उठ गई। मैंने उनके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट देखी। मेरी उनसे नज़रें मिली तो उन्होंने अपना रुख फेर लिया। वक्त आगे बढ़ता रहा। हालात में कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया। खुदा के करम से कोई हादसा भी ना हुआ। इस दौरान मनिका से कई बार मुलाकात हुई। उस दिन के बारे में भी मैंने उसे बताया कि मैंने फरीद चाचा को उनके बेडरूम में देखा था। मनिका खामोश हो गई, उसने कोई जवाब ना दिया। एक दिन मैंने कहा, मनिका, मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने फरीद चाचा को ही देखा था या फिर ये उन बुरी रूहों का काम था जिन्होंने मेरे जहन को उनकी तरफ से ख़राब किया था। मनिका ने कहा, छोटे सरकार, अभी ऐसा मत करो। क्यों? ठीक नहीं होगा। आत्माओं को इल्म हो चुका है कि उस रात हमने शमशान घाट में वो सब देख लिया था, ये मालूम हो चुका है उन्हें। हाँ, इसलिए तुमसे पहले फरीद चाचा महाराज अपने कमरे में पहुंचकर सोते बन गए ताकि तुम कुछ और सोचने लगो। मुझे मनिका की बातों पर यकीन था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अब उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। फरीद चाचा बिल्कुल काबिल एतबार नहीं रहे। खाने की मेज़ पर उनके साथ बैठकर खाना खाते हुए मुझे बहुत कराहियत महसूस होती। अलबत्ता उसके बाद वो मुझे कभी शमशान घाट जाते नजर न आए। फिर एक दिन मैंने एक और मंजर देखा। ताया अब्बू के कमरे के सामने से गुजर रहा था कि अंदर से ताया अब्बा और फरीद चाचा के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। जी बड़े भाई, 2 करोड़ 10 लाख है, ये फरीद चाचा की आवाज़ थी। लेकिन ये तुमने क्या किए? ताया अब्बा ने कहा। बस भाई जी, कभी कभी तकदीर ऐसे ही खेल खेलती है। फरीद चाचा की अफसरदा आवाज़ सुनाई दी। बताओ क्या हुआ था? मैं नहीं जानता भाई जी कि लोगों के दिल में मेरी तरफ से बुराई क्यों है। उसकी वजह तो है, फरीद बड़े भाई ने साफ कोई से कहा। यानी मेरे शौक? हाँ, वो अच्छे तो नहीं थे। भाई जी, मेरी बातें आपको बुरी तो ज़रूर लगेंगी। अब्बा जी ने जो कुछ किया हमारी ज़िंदगी में ही किया। उनके अमल हमें मालूम नहीं क्या? मतलब उन्हें किसी ने रोका? वो हमारे बाप थे, ताया अब्बा ने कहा। बाप भी थे और ज़िम्मेदार भी, एक सख्त गिर ज़िम्मेदार। किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें रोक सकता। बड़े भाई, हम सब जानते थे कि हम में से किसी ने उनका रास्ता रोका तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ताया अब्बा उनकी बात सुनकर बोले, वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आप गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा, बता रहा हूँ कि मेरी रगों में भी उन्हीं का खून था। रंगीन मिजाजी मुझे खून के विरसे में मिली थी। हम भी तो उन्हीं की औलाद हैं, मानता हूँ। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब बुरा है तो मैंने सब छोड़ दिया।
आप इस बात से इनकार करेंगे? हरगिज नहीं। मरहूम अम्मा भी कहा करती थी कि मेरा फरीद वापस आ गया है। वो इस बात से बहुत खुश थी। ताया अब्बा ने गुलगीर लहजे में कहा, फिर भी भाई जी, घर में मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। और फिर तुमने जो कुछ किया है वो तो बहुत बड़ा काम है। इससे तुम्हारी साफ नीयत और अच्छे किरदार का पता चलता है। अजमत भाई मेरा खून थे और अशरफ वो भी मेरा अपना है। मैं तो ये सब आप लोगों के हवाले करने को तैयार हूँ ताकि आपको मेरे खलूस का यकीन आ जाए। मेरा ख्याल है भाभी साहिबा और अशरफ को इस बारे में इतला दे दी जाए। वहीं अपने कमरे में है, चलें? जी चलिए। दोनों अपनी जगह से उठ गए। मुझे हाल का ठीक अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो कुछ मैं सुन चुका था उससे ज़रूर पता चल गया था कि फरीद चाचा ने कोई नई चाल चली है। जहाँ तक उनके खलूस का ताल्लुक था उसके बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अब क्या है। चुनाचे मैंने अपने कमरे की तरफ छलांग लगा दी और छलावे की तरह अपने कमरे में दाखिल हो गया। शुक्र है अम्मी उस वक्त वॉशरूम में थी, वरना इस तरह कमरे में दौड़ कर आने की वजह ज़रूर पूछती। मैं अपने राइटिंग टेबल पर पहुंचा और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैंने एक किताब खोलकर सामने रख ली। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर ताया अब्बू की आवाज़ आई, दुल्हन हम आ सकते हैं। मैंने किताब दरमियान से खोलकर उलट कर रख दी और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे खोला। अम्मी वॉशरूम में हैं, ताया अब्बू आ जाइए। ताया अब्बू फरीद चाचा के साथ अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने मेज़ पर निगाह डाली और मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो पढ़ रहे हो? जी ताया अब्बू, मैंने कहा। दोनों कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। उसी वक्त अम्मी सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वॉशरूम से बाहर आ गई। उन्होंने सलाम किया तो सिर्फ ताया अब्बू ने जवाब दिया। फरीद चाचा बिल्कुल खामोश बैठे थे। एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आए हैं हम लोग, ताया अब्बू ने कहा। मुझे बुला लिया होता भाई जी, अम्मी ने कहा। एक ही बात है, खैर एक खुशखबरी भी है, एक और दरख्वास्त भी। आप हुक्म दीजिए भाई जी, अम्मी ने कहा। दुल्हन, हम जिन हालात का शिकार हैं तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अरवा खबीसा हमें हर तरह आज़ार पहुंचा रही हैं। बार बार अब्बा का नाम लेकर उनकी रूह को शर्मिंदा करना बहुत अफसोस काम है। इसलिए अब उनका नाम लिए बगैर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये रूहें हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं और हर रुख से हमले कर रही हैं। बेशक भाई जी, हमारे प्यारे हमसे दूर कर दिए गए, हमें हर तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी आपने ठीक कहा, अम्मी ने ठंडी सांस ली। हमारे दरमियान फूट भी डलवाई जा रही है। ख़ास तौर पर फरीद के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। मैं चाहता हूँ दुल्हन, पहले हम लोग अपने दिल साफ कर लें। अम्मी कहने लगी, फरीद को मैंने अपना देवर नहीं बल्कि बेटा समझा है भाई जी, और अब भी समझती हूँ। मुझसे गलती हो गई हो तो बराए करम उसकी निशानदेही कर दें, आइंदा ना होगी। मैं जानता हूँ आप आला नस्ब खातून हैं। मैं फरीद की सिफारिश करता हूँ कि उसकी तरफ से दिल साफ कर लें। अम्मी कहने लगी, वो मेरे बेटों की तरह है। शुक्रिया। हाँ, उसने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसका कोई जवाब नहीं। जी। चौधरी बशीर एंड सन्स तवील अर्जा से अजमत खान की बड़ी रकमें दबाए बैठा था। ये रकम 2 करोड़ से ज़्यादा थी। फरीद ने कोशिश करके ये रकम वसूल कर ली। यूँ समझ लो दुल्हन, ये रकम डूबी हुई तस्वर कर ली गई थी। इसे उन लोगों से निकलवाना एक तारीखी कदम है जिस पर मैं खुद हैरान हूँ। ओ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अम्मी ने कहा। ये इसके कागजात हैं भाभी, आप ये चेक बैंक में जमा करवा दें। मैं क्यों करवा दूं? ये तो आपका काम है, जैसा आप हुक्म दें। लेकिन मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है फरीद। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात सुनी है तो बता दो। बिल्कुल नहीं भाभी। खैर, अब दूसरी बातें करने से क्या फ़ायदा। मुझसे जब भी आपका दिल चाहे हिसाबात के बारे में पूछ सकती हैं। अरे कभी नहीं पूछूंगी मैं। ख़त्म करो इन बातों को, अम्मी ने कहा। मैं इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा। काफ़ी देर तक वो बैठे रहे, फिर चले गए। फरीद चाचा को मैं जिस आलम में देख चुका था उसके बाद उन पर किसी तरह का भरोसा करना खुद को धोखा देना था। इसकी तस्दीक रात को मनिका ने कर दी। मुझसे तस्फील सुनकर उसने तशवीश से कहा, इसका मतलब है कि वो रुक गई। फिर बोली, छोटे राजकुमार एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम ये तो नहीं समझते कि मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ तुम्हें बहका रही हूँ? नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरी बात का बुरा मान गए? नहीं, तुम मेरी अकेली दोस्त हो, दोबारा ऐसी बात मत कहना, मैंने संजीदगी से कहा और वो मुस्कुरा दी। और फिर बोली, फरीद खान महाराज काली विद्या सीख रहे हैं। उनका धर्म नष्ट करने वाले उन पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों से उनने डूबी रकम निकाली है उन्होंने काली विद्या के जोर पर वो रकम दी है। इसी तरह से वो डूबी रकम निकलवा सके। चाहो तो मालूम कर लो। ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। इसका मतलब है कि फरीद खान और ख़तरनाक हो गए, मैंने तशवीश से कहा। भगवान तुम्हारी सहायता करे। वाकई तशवीश हो गई थी। कोशिश के बावजूद मैंने फरीद खान को दोबारा शमशान घाट जाते नहीं देखा था, बल्कि उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। वो बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाते और सारे हिसाबात के खाते खोलकर मेरे सामने रख देते। मैं जानता हूँ अभी तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन बेटे तुम्हारी उम्र दराज हो, आगे चलकर तुम्हें ये सब देखना होगा। इन्हें देखो, मुझसे इस बारे में पूछो। ये लफ्ज़ उन्होंने एक दिन उस वक्त कहे जब अम्मी और तायाबू एक साथ दरवाजे से दाखिल हो रहे थे।
और उन्होंने ये अल्फाज सुन लिए और वो इनसे बहुत मुतासिर हुए और मुझे उनकी इस काविश का पता भी चल गया। ताया अब्बू ने उस दिन ख़ास तौर से मुझे बुलाया। अम्मी भी उनके साथ थी और कुछ अफसरदा। अशरफ तैयारी करो, तुम्हें लाहौर जाना है, ताया अब्बू ने कहा। लाहौर क्यों, खैरियत है? मैंने कहा। तुम वही तालीम हासिल करोगे। मैं अकेला जाऊँगा? हाँ, तुम्हारी रिहाइश बरकी साहब के यहाँ रहेगी। वहाँ उनकी शानदार कोठी है, उनके सारे ख़ानदान वाले वहीं रहते हैं, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अम्मी भी वहाँ जाएंगी? नहीं बेटे, पढ़ना तुम्हें है, अम्मी को नहीं। मैं अम्मी के बगैर नहीं जाऊँगा। नहीं अशरफ, मैं नहीं जा सकती। तुम वहाँ अकेले नहीं होगे, बहुत से लोग हैं वहाँ। ताया अब्बू फ़ोन पर बात कर चुके हैं। अरे वाह, मुझसे पूछा भी नहीं और आप लोगों ने सारे मामला तय भी कर लिए। मैंने गुस्से से कहा, हमें ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम बड़े हो गए हो और हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला तुमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते। ताया अब्बा ने शदीद गुस्से में कहा और मैं हक्का बक्का रह गया। ताया अब्बू ने इस लहजे में कभी मुझसे बात नहीं की थी। मैं हैरत से उनकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने अम्मी की तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो भी मेरे साथ रियायत नहीं बरतना चाहती। अलबत्ता रात को उन्होंने कहा, लाहौर जाने से इनकार मत करो अशरफ, इतनी बड़ी जायदाद और दौलत को संभालने के लिए तुम्हारी तालीम ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लाहौर जाने के हक़ में हूँ। ठीक है अम्मी, बाद में आपको खुसूसन मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, आपको इस फैसले पर बहुत अफसोस होगा। फिर मैंने मनिका को इस बारे में बताया तो वो दम बखुद रह गई। तुमने उनकी बात मान ली? मैंने कहा, अम्मी ने इस फैसले की तौसीक कर दी है। वो रोने लगी। मुझे जाना होगा मनिका, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें इतनी पुरस्रार कुव्वतें हासिल हैं। आम लोगों के लिए तो गुजर घाट से लाहौर तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। तुम तो परिंदा बनकर उड़ सकती हो। नहीं कर सकती, उसने बदसूर रोते हुए कहा। क्यों? सैकड़ों बदरूहें हमारी दुश्मन होती हैं। पुजारी भवानी देवी के दासों से नफरत करते हैं और जब भी मौका मिलता है उन्हें हलाक कर देते हैं। हमारे लिए एक जगह महफूज कर दिया जाता है और हमें उन सीमाओं में रहना होता है, चाहे हम कुछ भी बन जाएं। तो तुम लाहौर नहीं आ सकोगी? उसने कहा, नहीं। ओ, तो ये बड़ी परेशानी की बात है, मैंने कहा और वो रोती रही। फिर मैंने कहा, मुझे बताओ मनिका, फिर मैं क्या करूं? राजकुमार तुम जाओ, विछोड़ा तो जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। भगवान करे तुम अपने दुश्मनों से महफूज रहो। अगर कभी मनिका याद आए तो। फिर उसने रोते हुए कहा और उसकी आवाज़ भरा गई, मैं गुजर घाट जल्दी जल्दी आया करूँगा। ठीक है, वो बेचारगी से बोली। मैं भी अफसरदा हो गया। बड़ी अच्छी दोस्त थी मेरी मुहाफिज थी। ये उसी का दम था कि मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचाने में हमेशा नाकाम रहते। अब मुझे खुद मोहतात रहना होगा। अम्मी और ताया अब्बू ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। वो भूल गए थे कि दुश्मन रूहें मुझे हर कीमत पर ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि मैं दादा का हमशक्ल था। लाहौर जाकर तालीम हासिल करना एक सुनहरा ख्वाब था। पूरी ज़िंदगी गुजर घाट में गुजरी थी। यहाँ के एक गोशे से प्यार था, लेकिन ज़िंदगी में और भी कुछ देखने की आरज़ुएं होती हैं, वो भी उस उम्र में जो देखने की उम्र होती है। 2-3 बार लाहौर गया था। साफ सुथरा सड़कों का, हरे भरे पार्कों का, खूबसूरत और काबिल दीद इमारतों का और जदीद तरीन बाज़ारों का ये जगमगाता शहर मुझे बहुत पसंद था। लेकिन मैंने कभी वहाँ जाकर रहने के बारे में नहीं सोचा था। और अब तो सूरत हाल ही बदली थी। दादा अबू की मौत के बाद हवेली में जो कुछ हुआ था और हो रहा था वो हम लोगों के लिए अजीब हो गया था। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे हम सबको सजाए मौत सुना दी गई हो और एक एक करके उस खानदान के अफराद को सूली पर लटकाया जा रहा है। घर से दूर जाकर भी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल काम था। दिल हर वक्त हवेली में भी भटकता रहेगा। मजीद ये कि मनिका जिंदगी का बहुत हिस्सा बन चुकी थी। मैं नहीं जानता कि इश्क क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अब मनिका मुझे बेहद अजीज थी और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। अलबत्ता अपने गिर्द मौजूद लोगों पर मुझे हैरत होती। मैं उन सब की आंखों का तारा था। पहले कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब गौर किया तो एहसास हुआ कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब ताया, अबू कलसूम, पुप्पी, फरीद चाचा, सब की आंखें बदल गईं। ऐसी कौन सी आखिर तालीम थी? किस किस ने गुजर घाट से बाहर जाकर तालीम हासिल की थी? ख़ास तौर से अम्मी। आंखों में आंसू आ गए। अम्मी भी मुझे खुद से दूर करने पर तैयार थीं। ये कमाल की बात थी। दिल में ये ख्याल जड़ पकड़ चुका था कि इन तमाम बातों के पीछे फरीद चाचा का हाथ है। फिर एक और ख्याल आया दिल में। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। कई तारीखें गुजर गईं, हवेली में कोई नया हादसा नहीं हुआ। सब ठीक था। आखिर क्यों? क्या फरीद चाचा की वजह से? क्या उन्होंने दुश्मन रूहों से समझौता कर लिया था? एक तरह तो ये बात हवेली वालों के हक में जाती थी। फिर मैंने एक फैसला किया, आखिरी बार एक कोशिश और कर लेता हूँ। बाकी लोगों के बदले हुए रवैये को तो मैं देख चुका था, लेकिन अम्मी मैंने आधी रात को अम्मी को आवाज़ दी और वो चौंक कर जा गई। उनकी आवाज़ उभरी, अशरफ। जी अम्मी, तुमने मुझे आवाज़ दी थी? हाँ, मैंने कहा। अभी तक जाग रहे हो? कई रातों से जाग रहा हूँ, आपने मुझ पर तवज्जो देना ही छोड़ दी। क्यों जाग रहे हो? मुझे आप पर हैरत है अम्मी। कैसी हैरत? आप मुझे खुद से दूर कर रही हैं। अरे ऐसा तो नहीं है।
तुम कौन सा मुल्क से बाहर जा रहे हो? लाहौर से गुजर घाट का फासला ही कितना है? जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तालीम हासिल करने के लिए तो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं। हमारे घर में किसने दूसरे मुल्क जाकर तालीम हासिल की है? मैंने पूछा। वो तो ठीक है, मगर वक्त बदल चुका है। तुम नई नस्ल के नुमाइंदे हो। रवायती जिम्मेदारी से हटकर जदीद दौर का साथ देना जरूरी है, और उसके लिए तुम मलखाओं के खानदान के वाहिद लड़के हो। पता नहीं आप किसकी जुबान बोल रही हैं। खुद को संभालो अशरफ, तुम्हें लाहौर जाना ही होगा। हाँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन शायद मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा न उतरूं, मैंने कहा। अंदाजा हो चुका था कि अम्मी पूरी तरह ट्रैप हो चुकी हैं। मेरे लाहौर जाने की तैयारियां होने लगी। बरकी साहब को भी इतला दे दी गई। फरीद चाचा मुकम्मल शैतान बन चुके थे। वो हर एक के सामने सर झुकाए रहते, हर एक के ताबेदार बन गए, लेकिन जब भी उनकी नजरें मुझसे मिलती, उनकी आंखों में एक तंजिया मुस्कुराहट फैली नजर आती। उस रात मैंने मनिका से आखिरी मुलाकात की। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी थीं। मैंने बताया, कल जा रहा हूँ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं तुम्हारे पास आऊँगा मनिका। अच्छा, तुमने जमुना दास से बात की? किस बारे में? यही कि वो तुम्हें इतने सारे इल्म सिखा सकते हैं, तो क्या ऐसा इल्म नहीं सिखा सकते कि तुम मेरे पास लाहौर भी इस तरह आ सको जिस तरह यहाँ आ जाती हो? मैंने उनसे बात की थी, वो उदासी से बोली। तो फिर जादू विद्या में हद या पानी बड़ी हैसियत रखते हैं। क्या मतलब? सारे जादू पानी पार करने से खत्म हो जाते हैं। गुजर घाट से लाहौर जाते हुए दरिया के ऊपर से गुजरना जरूरी है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे सारे ज्ञान नष्ट हो जाएंगे। ओह अच्छा, मैंने गहरी सांस ली। अब तो ये एहसास होने लगा कि मुझे सबसे ज्यादा दुख मोनिका से जुदा होने का है, लेकिन ये भी अलग रहा था कि अब जैसे मोनिका मुझसे हमेशा के लिए दूर हो रही है। मेरी लाहौर रवानगी में कोई एहतमाम नहीं था। इब्रार भाई मुझे छोड़ने जा रहे थे। मनिका से गुजरी रात मिल चुका था। सब मुझे अलविदा कह रहे थे, नसीहतें कर रहे थे, लेकिन फरीद चाचा की फातिहाना नज़रों को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा लगता जैसे उन्होंने मुझे शिकस्त दी हो, मुझसे मेरी आबाई हवेली छीन ली हो। लाहौर में अलबत्ता बरकी साहब और उनके अहले खाना ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया वो मुझे अच्छा लगा। वो खुद पेशावर में रहते थे, लेकिन उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद लाहौर में थे। नौजवान लड़के लड़कियां हमारी हवेली की निस्बत ये लोग काफ़ी आज़ाद ख्याल थे। इसके साथ ही कुछ दिलचस्प मामला थे जिनका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। तकरीबन 4 कनाल की ये कोठी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। बेशुमार कमरे थे जो बहुत उम्दगी से आरास्ता थे। अफराद की एक पूरी फौज ने मेरा इस्तकबाल किया। बरकी साहब ने कहा, अशरफ बेटा, मैंने बड़े प्यार से तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमारे ख़ानदानों में जो ताल्लुक़ है वो इतना मजबूत है कि उसके बारे में कुछ कहना फजूल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी इस ख़ानदान के एक फ़र्द हो। तुम यहाँ खुद को अजनबी मत समझना। जी ताया जी, मैंने कहा। हमारे घर की सबसे बुजुर्ग खातून से मिलो। पूरी कोठी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। किसी को कोई ज़रूरत होती है, किसी को किसी से कोई शिकायत होती है, तो इन्हीं के पास फरियाद लेकर जाता है और ये उसकी मुश्किल हल कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कभी कोई ज़रूरत हो, कोई मुश्किल हो, तो तुम भी घर के दूसरे लोगों की तरह इनसे कह सकते हो। बरकी साहब ने कहा। मैं उन खातून की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। कई उम्र रसीदा ख़वातीन यहाँ मौजूद थीं, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर सका कि बरकी साहब किसके बारे में कह रहे हैं। बरकी साहब बोले, आइए मोहतरमा, अशरफ से मिलिए। तकरीबन 5 साल की एक नीली आंखों और हद जैसे सफ़ेद रंग वाली इंतहाई हसीन नकूश की मालिक एक बच्ची आगे बढ़ाई। उसके चेहरे पर पूरी तरह संजीदगी थी। पहले उसने मेरे गिर्द चक्कर लगाया और मैं हैरत से उसे देखने लगा। फिर वो मेरे सामने रुक गई। फिर उसकी आवाज़ का नगमा उभरा। माकूल नौजवान नजर आते हैं, लेकिन एक निगाह में किसी के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल होता है। ताहम अजीज़म, आपका नाम तो हमें मालूम हो चुका, अशरफ है। हमें अरीशा कहते हैं। वैसे हम मुकम्मल फरीशा हैं। अरीशा होना तो बहुत बड़ा मनसब होता है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये किस उम्र की बच्ची बोल रही है? अर्श और फर्श को इस तरह समझती है। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं इनसे आपका तारुफ करवा दूँ। ये हमारे घर की बुजुर्ग खातून हैं। वो इन ख़वातीन के बारे में बताने लगी जो उम्र रसीदा थी, और ये नेक परवीन नौजवान लड़कियाँ हैं। ये सानिया है, ये जाफरा है, ये आबाद है साहब हैं, ये आकिफ। फ़िलहाल आप इनके नाम जान लीजिए। किसका किससे क्या रिश्ता है ये बाद में खुद पता चलता रहेगा। कमाल की लड़की थी। उसने मेरे बारे में मुलाजमों को हदायत दी और मुझे पीछे की मंजिल में ये कमरा दे दिया गया जो हर तरह से आरास्ता था। रात का डिनर टेबल पर पूरा ख़ानदान मौजूद था। खाने के बाद बरकी साहब ने कहा, तुम बहुत जल्द इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगे। आकिफ तुम्हारे सारे तालीमी मामलात देखेंगे और तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। मैं सुबह पेशावर चला जाऊंगा। वैसे मैं आता रहता हूँ, तुम आराम से रहो। जी ताया जान, मैंने कहा। अपने बेडरूम में मैं अकेला था। तन्हाई काटे खा रही थी। जिंदगी में शायद ही कभी रोया हूँगा, लेकिन आज रोना आ रहा था। माँ से शिकायत थी कि उन्होंने किस तरह मेरी जुदाई कबूल कर ली, और मनिका थी जिसकी बेबसी याद आ रही थी। रात सोते जागते गुजरी। यहाँ के माहौल के बारे में अंदाज़ा लगाया
कि नॉर्मल सा है, सीधे साधे लोग हैं, सादा लिबास पहनते हैं। कोठी के माहौल में भी रख रखाव था। नाश्ते की मेज़ पर बरकी साहब मौजूद थे। फिर इसके बाद वो चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में बैठकर मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। कहीं से अंग्रेज़ी मौसीकी की आवाज़ उभरी जो काफ़ी ऊंची थी। उसके बाद शोर शराबा होने लगा। मैं हैरान हो रहा था कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और अरीशा की प्यारी सी आवाज़ उभरी, हम हाजिर हो सकते हैं। मैंने आवाज़ पहचान ली। ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने खुश दिली से कहा, तशरीफ़ लाइए, और वो अंदर आ गई। आइए निरंगी ये सकाफत दौराने देखिए, उसने कहा। जी क्या फरमाया आपने? मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया की दोरंगी के बारे में कह रही हूँ। इंसानियत किस तरह चोला बदलती है, अपनी आंखों से देखिए। थोड़ी सी वजाहत फरमा दें तो इनायत होगी। मैंने भी फसाहत और बलागत का मुजाहरा किया और वो बड़े आलिमाना अंदाज में चलती हुई एक सोफे पर बैठ गई। ज़माना बदल गया है, नई नस्ल जदीदियत के नाम पर बेलगाम हो गई। बुजुर्गों को तमाशा बनाकर रख दिया गया, मगर कसूर बुजुर्गों का भी है। इंसान अपने बच्चों के मिजाज को भी न समझ सके तो फिर इसकी गलती हुई। अब इन बरकी साहब को, यानी हमारे दादा हजूर को देखिए। उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके बच्चे क्या मिजाज रखते हैं। बस उस वक्त तक उनके अंदाज इख्तियार कर लो जब तक वो सामने हैं। इसके बाद ओ माय गॉड, मैं पागलों की तरह उसकी सूरत देख रहा था। ये एक 5 साल की बच्ची बोल रही थी, कौन यकीन कर सकता था। दफातन वो चौंक कर बोली, अरे जनाब, मैं आपको बुलाने आई थी, यहाँ बैठ गई। आइए आइए, उठिए प्लीज़। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आई, मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मेरा ज़हन यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था, क्या ये वाकई इतनी छोटी सी बच्ची है या इसके रूप में कुछ और है। दरअसल इतने पुरस्कार हालात में अब तक की ज़िंदगी गुजरी थी कि अब हर चीज़ मशकूक हो गई थी। वो मुझे लिए हुए कोठी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई। एक दरवाजे की दूसरी तरफ से अंग्रेज़ी मौसीकी की आवाज़ें उभर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और तेज़ मौसीकी का तूफान उबल पड़ा। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। मेरा इस कोठी में जिन लोगों से इस्तकबाल किया था वो सीधे सादे मशरक़ी लिबास में मलबूस थे। लड़कियों के सरों पर दुपट्टे थे, लेकिन इस वक्त हाल में नौजवान लड़के लड़कियां जदीद तरीन लिबास में मलबूस रक्स कर रहे थे। खूब शोर शराबा था। आकिफ मेरे पास आया, आओ अशरफ, तुम्हें रक्स आता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर सीखो, मैं ज़िंदगी देखूंगा, मैंने कहा। इसी वक्त पीछे से अरीशा की आवाज़ आई, गो फिराओ, मैं आपको ज़िंदगी दिखाऊं। जाइए आप जाइए, मैं इनके साथ बैठती हूँ, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ बढ़ गई। लेकिन साथ ही जाफिरा भी आ गई। ये खूबसूरत नकूश की मालिक दराज कामत लड़की थी। आप इन्हें ज़िंदगी भरा रक्स न दिखाइए, बल्कि इन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए, उसने अरीशा से कहा। चलिए ये काम आप कर लें, अरीशा ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गई। आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा ना अशरफ साहब, जाफिरा ने कहा। हाँ, मैंने ये सब पहले नहीं देखा। आपको इल्म है कि मैं यहाँ देहाती हूँ? नहीं, खैर गुज्जर गाट गाँव तो नहीं, वो बोली। फिर भी ये सब कुछ वहाँ नहीं है। बुरा लग रहा है ये माहौल आपको? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन अजनबी लग रहा है। वैसे एक बात बताइए। जी, माफ़ी चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी नहीं, पूछिए। बरकी साहब की मौजूदगी में आपके हुलिये और लिबास कुछ और थे, लेकिन ये जनरेशन गैप है, वो बोली। मतलब? बुजुर्गों ने वक्त से समझौता नहीं किया। वो मिट्टी के तेल के लैंप और सरसों के तेल के चिरागों के दौर से तो निकल आए। बिजली का इस्तेमाल और घोड़े की सवारी के बजाय कारों और जहाज़ों में तो सफ़र करते हैं, लेकिन नई नस्ल की ज़रूरतों को तस्लीम नहीं करते। नई नस्ल की ज़रूरतें यानी फहाशी, बेहिजाबी, आवारगी नई नस्ल की ज़रूरत है, मैंने कहा तो वो बोली, आपके तीनों लफ्ज़ गलत हैं। नई नस्ल वो है जिसने आपकी सेहत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसने आपको ज़िंदगी की वो सहूलतें दी जिन्हें आपने बखुशी अपना हक समझ लिया। नई नस्ल ना फहश है, ना बेहिजाब है और ना आवारा। इन सब को देख लीजिए, ये नौजवान हैं, खूबसूरत और तंदुरुस्त हैं, लेकिन इनमें से कोई एक दूसरे को बुरी निगाहों से नहीं देखता। आप चोर निगाहों से इनका जायज़ा लें, इनका तज्जिया करें, जबकि माजी की दास्तानों में सिर्फ जिनसे मुखालिफ के अलमिये हैं। अरे बाप रे, आप तो अच्छी खासी मुकर्ररा हैं। कैसी थी मेरी तकरीर? वो मुस्कुरा कर बोली। इससे पहले भी मेरा वास्ता उससे पड़ चुका है, मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। मैं समझी नहीं। मोहतरमा अर्श आज़म। अरे अर्श आज़म, वो अब भी नहीं समझी? जी मैं अरीशा की बात कर रहा हूँ, वो भी इसी पाए की तकरीर कर चुके हैं। वो सुनकर हंस पड़ी। वो भी आप ही की बिगाड़ी हुई है? मैंने बेतकल्लीफी से पूछा। मेरा ख्याल था वो मेरे अल्फाज का बुरा मान जाएगी, लेकिन वो मेरे सवाल पर खूब हंसी, फिर बोली, नहीं, उसकी उस्ताद सानिया है, फ़लसफ़ा में मास्टर्स कर रही है और उसने अरीशा को मॉडल बनाया हुआ है। मुझे जाफरा बहुत पसंद आई। बहुत कुशादा ज़मीन और साफ़ सुथरी तबीयत की मालिक थी। थोड़े ही दिनों में मुझसे खूब बेतकल्लुफ़ हो गई। लड़के भी बहुत अच्छे मिजाज के थे। आकिफ तो खैर रंदावल से मददगार था, लेकिन इबाद भी अच्छा दोस्त था।
उसने अपने दूसरे दोस्तों से भी मेरा तारुफ करवाया और मुझे बेहतरीन कंपनी दी। नतीजे में लाहौर में मेरा दिल लग गया। बस एक मनिका याद आती और दिल चाहता कि उसके लिए गुजर घाट चला जाऊं। दूसरी शख्सियत मेरी अम्मी की थी जिनसे मुझे प्यार था, लेकिन मैंने एक दुख भरी बात महसूस की। इब्तदा में फ़ोन पर अम्मी से बात होती, वो रोती थी, मेरी जुदाई का एहसास करती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो नॉर्मल होती गई। नहीं बेटे, अब मैं इस बात की कायल हो गई हूँ कि तालीम ज़रूरी है। तुम मलखान ख़ानदान में एक नई तारीख लिखोगे। हमारे ख़ानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं। तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए अम्मी, मैंने कहा। जब तक तुम्हारी तालीम ना पूरी हो जाए तुम गुजर घाट नहीं आओगे। अरे क्यों अम्मी, छुट्टियों में भी नहीं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अरे ईद बकरीद को भी नहीं? भाई कहा ना, इसका फैसला बाद में हो जाएगा। अम्मी का लहजा जज्बात से खाली था। अफसोस हुआ, लेकिन फिर सोचा कि वो लोग मुझे पढ़ने का मौका देना चाहते हैं। यही बात एक दिन ताया अब्बू ने भी कह दी। यहाँ सब खैरियत है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद इंतकाम की प्यासी रूहों को भी करार आ गया और उनकी सरगर्मियाँ यकलख्त ख़त्म हो गईं। अब इस मनहूस तारीख से भी निजात मिल जाएगी। मेरे जाने के बाद मैंने अफसोस से कहा, हाँ इसकी वजह है। क्या ताया अब्बू? तुम जानते हो तुम अब्बा मियाँ के हम शक्ल हो और दुश्मन रूहें उनकी वजह से हमारी दुश्मन हैं। अफसोस इस वजह से कई कीमती जानें चली गईं। दादा अब्बू का हम शक्ल होना मेरा कसूर है ताया अब्बू, मैंने शिकायती लहजे में कहा। बहस क्यों करते हो? जो बेहतर समझा जा रहा है किया जा रहा है। ताया अब्बू का लहजा खुश्क हो गया और मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल बुरी तरह दुखा था। शायद गुस्सा भी आया था। कितने बेदर्द हो गए हैं ये लोग। एक तरह से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। सब वहाँ आराम से रह रहे हैं, और ख़ास तौर से तो अम्मी। वैसे बरकी साहब और उनके अहले ख़ानदान बेहद नफीस लोग थे। किसी ने मुझे गैर होने का एहसास ना दिलाया। हम फिर से लाहौर की सैर करते थे। लाहौर बेहद खूबसूरत था। मेरा दिल यहाँ अच्छी तरह लग गया, लेकिन हवेली याद आ गई। वहाँ गुजरे दिन रात याद आ रहे थे, और अम्मी वो बहुत याद आती थी। मनिका थी, उसके लिए दिल बहुत तड़पता था। वो भी मुझे बहुत याद करती होगी, लेकिन वो साहिब इख्तियार थी, पुरअसरार उलूम की माहिर थी। मुझ तक पहुँचने का कोई ना कोई हल निकाल सकती थी। भूल गई होगी मुझे वो भी दूसरों की तरह। फिर दो वाक़यात एक साथ हुए। बरकी साहब पेशावर से आए थे, आते रहते थे, मुझसे हमेशा प्यार से पेश आते। ज़रूरी अमूर के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बैठने का इशारा किया। फिर बोले, मुझे एक बात बताओ अशरफ बेटा। जी ताया अबू। न्याज़ अली को जानते हो? न्याज़ अली? जी हाँ, अब्बू के गहरे दोस्त थे, कारोबारी भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी। मेरा भी उनसे कारोबारी ही रब्ता है, और ये रब्ता तुम्हारे अब्बू के ज़रिए हुआ था। बहुत ही अच्छा इंसान है न्याज़ अली, साफ़ सुथरी तबीयत का मालिक है। खैर वो ख़ास तौर से पेशावर आकर मुझसे मिले थे। अच्छा जी, और फिर? और वो भी तुम्हारे सिलसिले में। उन्हें मालूम है कि अब तुम लाहौर में तालीम हासिल कर रहे हो और मेरे पास रहते हो। ओह अच्छा, उन्होंने आपको महबूब इलाही के बारे में तो कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने मुझे फरीद चाचा के बारे में बताया है। बरकी साहब मैनी खेज़ अंदाज में बोले। छोटे चाचा के बारे में? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि हवेली के तमाम लोगों ने मिलकर फरीद खान को खुसूसन तुम्हारी ज़मीनों, बागात और जायदाद का मतवली बना दिया है, जबकि फरीद खान के माजी के बारे में सबको मालूम है। चलो मैं दूसरों की बात में नहीं करता, लेकिन रहमत खान साहब तो सब समझदार हैं। उनकी नीयत पर शुबा करना दिल को नहीं लगता। लेकिन बरकी साहब खामोश हो गए। आप बताइए क्या बात है? फरीद खान उनसे मिले थे और उन्होंने पिछले कई सालों का हिसाब उनसे मांगा था, लेकिन और जो कुछ उन्होंने किया वो बहुत तशवीशनाक था। क्या? उन्होंने कहा कि अब वो उन तमाम ज़मीनों और बागात वगैरह के मालिक हैं, इसलिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हिसाब किताब और आइंदा अगर उन्हें ये कारोबार जारी रखना है तो नए सिरे से नई शराइत के साथ उनसे एग्रीमेंट करें। इस बात पर न्याज़ अली और फरीद खान के दरमियान तलख्खी हो गई और फरीद खान उन्हें धमकी देकर आ गए कि वो नताइज के लिए तैयार रहें। फरीद चाचा मेरी जायदाद के मालिक हैं? मैंने हैरत से कहा। हाँ, न्याज़ अली ख़ास तौर पर मुझसे मिले हैं। उनका कहना है कि तुम अभी बच्चे हो, कोई फ़ैसला नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, मुझे तालीम के हसूल के लिए लाहौर भिजवाया गया और उसके बाद फरीद चाचा ने अपना काम शुरू कर दिया। ताया अबू मैं ये बात जानता था। जानते थे? बरकी साहब चौंक कर बोले। जी ताया अबू, फरीद चाचा से सब नावाकिफ़ हैं सिवाय मेरे। मैं उन्हें अंदर से जानता हूँ। आप मेरे लिए जो कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? आप ये मुश्किल मोल ना लें, मैं खुद उन हालात से निपटूंगा। हमें एक काम करना है। बताओ क्या? वैसे तुम्हारी इस हिम्मत से मुझे खुशी हुई है, बरकी साहब ने कहा। अजमत अली साहब की जायदाद के कानूनी वकील तारक चुगताई साहब हैं। वेरी गुड। हाँ हैं, न्याज़ अली ने मुझे इस बारे में बताया। तुम ये बात पहले से जानते थे। खैर मुझे फरीद खान के बारे में और बताओ। आप खुद बता चुके हैं कि उनका माजी क्या रहा है। मैंने बात गोल की। फिर क्या? ताया जान मैं तारक चुगताई साहब से मिलना चाहता हूँ।
एक बार फिर वेरी गुड। मैं खुद भी यही कहना चाहता था। आखिर फरीद खान किस बुनियाद पर खुद को अजमत खान की सारी जायदाद और दौलत का मालिक करार दे रहे हैं? आप वक्त निकाल सकेंगे ताया जान? बिल्कुल निकालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मुझे हैरत है कि फरीद खान के इन इरादों के बारे में रहमत खान साहब और दूसरे जिम्मेदार लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा, लेकिन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। खैर, हम आज ही तारिक चुगताई से मिलते हैं। बरकी साहब ने आकिफ की ड्यूटी लगाई कि वो तारिक साहब से मुलाकात का वक्त ले। उसने बताया कि 5 बजे शाम तारिक साहब अपने ऑफिस में उनका इंतज़ार करेंगे। बरकी साहब मेरे साथ तारिक साहब के ऑफिस गए। ठीक 5 बजे हमने उनके ऑफिस में कदम रखा। इतने ही जिम्मेदार तारिक साहब भी थे। वो हमारी फाइल सामने रखे बैठे थे। मैंने अर्दली से कह दिया कि 5 बजे के बाद किसी को ना अंदर आने दे, मेरा मतलब है आपके सिवा। शुक्रिया, बरकी साहब ने कहा। इन वाक़यात की तफसील ने मुझे उलझा दिया है। जी, आप हमें बताना पसंद करेंगे? अजमत खान साहब ने एक वसीयतनामा मेरे जरिए तैयार किया जो बिल्कुल कानूनी तौर पर मुकम्मल था। उनके इंतकाल के बाद इस वसीयतनामे की रूह से सारे काम हो रहे थे। फरीद खान साहब को हवेली के दूसरे अरकान ने इस जायदाद का निगरान बनाया था। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े बैरिस्टर नूरुद्दीन सिद्दीकी साहब का इतलानामा मिला कि उनके एक क्लाइंट ने दरख्वास्त दी है कि उसके भाई के तैयार किए हुए वसीयतनामे की रूह से अजमत खान के तमाम जायदादें, ज़मीनें, बागात वगैरह उसकी तहवील में दे दिए जाएं। मैं हैरान रह गया और मैंने सिद्दीकी साहब से रब्ता किया। उन्होंने इस वसीयतनामे की कापी मेरे पास भेज दी। ये वो फाइल है, आप लोग भी एक निगाह डाल लें। क्या वसीयतनामा पहले वसीयतनामे की तारीख से कई साल पहले का था और उसमें अजमत खान साहब ने कहा था कि उन्होंने ये सब कुछ अपने इकलौते बेटे अशरफ खान के नाम किया है, लेकिन अशरफ खान एक नाफरमान और औबाश फितरत का लड़का है। उसे राह रास्त पर लाने के लिए हर कोशिश की गई मगर नाकाम हो गई। इसलिए वो पुराना वसीयतनामा कलअदम करके ये नया वसीयतनामा तैयार करा रहे हैं, जिसकी रूह से ये सब कुछ फरीद खान और वल्द मामून खान के नाम किया जाता है, क्योंकि उसे एक साजिश के जरिए बदनाम किया गया है, जबकि वो एक सादतमंद और नेक फितरत नौजवान है। बरकी साहब ने ये आवाज़े बुलंद वसीयतनामा पढ़ा था। वसीयतनामा पढ़कर उन्होंने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, यह जली है, लेकिन इसे अदालत में साबित करना होगा। आप इसमें गवाहों के दस्तखत देख रहे हैं? हाँ। गवाह नंबर 1 बेगम मामून खान मरहुमा, गवाह नंबर 2 बहन कलसूम, गवाह नंबर 3 रहमत खान साहब। बरकी साहब ने गवाहों के नाम पढ़े। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं? चुगताई साहब बोले, जली दस्तखत भी हो सकते हैं। यकीनन अगर ये साबित हो जाए तो फरीद खान सजा से नहीं बच सकेंगे। तो फिर तारिक साहब, आपसे मेरा मतलब है आप लोगों से मुलाकात के बाद ही आगे के बारे में फैसला करना था। मैं कुछ ज़रूरी कामों में मसरूफ़ था, उनके बाद इसी सिलसिले में काम शुरू करना था। ये अच्छा हुआ कि आप खुद आ गए। अब कुछ जिम्मेदारियां मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। पहले आप खुद फरीद खान साहब से इस वसीयतनामे की तस्दीक कीजिए, उनसे बात कीजिए, फिर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। बरकी साहब ने हिचकिचाई निगाहों से मुझे देखा। मैं समझ गया कि वो उलझ रहे हैं। चुनाचे मैंने कहा, नहीं, हालांकि ताया अब्बा मेरे सगे ताया से बढ़कर हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो इस हद तक जाना पसंद नहीं करेंगे। बेटे, बात मेरी पसंद की नहीं, लोग फौरन नियत पर शक करने लगते हैं। ये सोचा जा सकता है कि मैं किसी खास इरादे के तहत इस बारे में ज्यादा सरगर्मी दिखा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, तारिक साहब ने कहा। आप फिक्र न करें, मैं खुद फरीद चाचा से बात करूंगा। बरकी साहब ने अलबत्ता मेरे गुजर घाट जाने के लिए गाड़ी दी और ड्राइवर को हिदायत दी कि मुझे हवेली छोड़कर वापस आ जाए। लाहौर आकर बहुत दिल लग गया था। बहुत अच्छे लोग थे। एक एक फर्द ने मेरी दिलजोई की। खास तौर से जाफिरा तो पल पल मेरा ख्याल रखती। कभी कभी उसके अंदर बड़ी महबूबियत पैदा हो जाती, लेकिन मैं बहुत मोहतात था और शराफत निभाना चाहता था। हाँ, अलबत्ता अरीशा से मैंने एक वादा किया था। अशरफ भाई, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं इंजीनियर। ओहो, बस इंजीनियर? अब मुझसे पूछें। हाँ, तुम बताओ। मैं दुल्हन। मुझे दुल्हनें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे वाह, लेकिन इसके लिए तो शादी करना पड़ती है। कर लूंगी अगर लोग मजबूर करेंगे, लेकिन मैं एक शर्त लगा दूंगी। कैसी शर्त? दुल्हा मैं पसंद करूंगी। ओ, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। कैसा दुल्हा पसंद करेंगी आप मिस अरीशा? वो तो मैंने कर भी लिया। अरे गुड, हम भी तो आपके दोस्त हैं, बल्कि सहेली। हमें बताइए आपके दुल्हा साहब। ये हैं। उसने मेरे सीने पर उंगली रख दी। अरे हाँ, मैंने सानिया बाजी को अपनी मर्जी बता दी है और कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अशरफ भाई से, उसने कहा और मैं खूब हंसा। गुजर घाट जाते हुए रास्ते में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आते रहे। मेरे अचानक पहुंचने पर उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, कौन मुझसे किस अंदाज में मिलेगा। बरकी साहब ने कह दिया था मैं कुछ दिन बाहर हूँ, फिर जब अपना काम मुकम्मल कर लूँ और आना चाहूँ तो आकिफ को फ़ोन कर दूँ, वो गाड़ी भेज देगा। ये इनका खलूस था, वरना हवेली में गाड़ियों की क्या कमी थी। गुजर घाट की सरहद से दाखिल होते ही और बहुत सी यादें मेरे दिल में आ गईं। न जाने क्या क्या याद आने लगा। मनिका भी दिल में थी। गर्ज ये कि गाड़ी हवेली के बड़े गेट से गुजरकर पोर्च में जा रुकी।
मुलाजिमों ने मुझे गाड़ी से उतरते देखा और मेरी तरफ दौड़ पड़े। मासूम लोगों ने अपने तौर पर मेरी आमद पर खुशी का इजहार किया, लेकिन मैंने भी सबकी खैरियत पूछी और फिर अंदर चल पड़ा। सबसे पहली मुलाकात कलसूम फूफी से हुई। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन ना तो उनके चेहरे पर हैरत पैदा हुई ना वो मुस्कुराई। मैंने सलाम किया तो बोली, अचानक आए या किसी को खबर दी थी? मैं दंग रह गया। कलसूम फूफी तो मुझ पर जान छिड़कती थी, लेकिन इस वक्त वो किस कदर सपाट थी। वो फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। कैसी हैं बड़ी फूफी? सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, जाओ अंदर जाओ, मैं आती हूँ, उन्होंने कहा और आगे बढ़ गई। दिल को धक्का सा लगा। ये कैसा रवैया है? क्यों है? क्या ये लोग मुझसे नाराज हैं? लेकिन क्यों? मैं अंदर चल पड़ा, पर ताया अब्बू मिले। उनका अंदाज भी फूफी से मुख्तलिफ नहीं था। या खुदा, क्या हो गया इन सबको? अम्मी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने उन्हें कई आवाज़ें दी। मैं उनके कमरे में था कि बाहर से कई आवाज़ें सुनाई दी और फिर सबसे पहले फरीद चाचा अंदर दाखिल हुए। वो मुझे देखकर खुश हुए थे। दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़े और मुझे गले लगा लिया। अरे मेरा बेटा, कैसे अचानक आ गया तू? तुम तो एकदम जवान हो गए। लाहौर की आबो हवा रास आ गई शायद। खुश हो ना? जी चाचा, लेकिन इन सबको क्या हो गया? क्यों, क्या बात है? सब रूठे रूठे, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। अरे नहीं, तुम्हें लग रहा है। आओ बड़े कमरे में आओ। अचानक आ गए, वैसे बड़ा अच्छा हुआ। मैं खुद तुम्हें फ़ोन करने वाला था कि गाड़ी भेज रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाओ। अम्मी कहाँ हैं? मैंने गर्दन ऊंची करके देखा। कलसूम फूफी और दूसरे लोग नजर आ रहे थे। अम्मी अभी तक नहीं आई थी। अरे भाई आओ, बताता हूँ, आओ, फरीद चाचा ने कहा और मेरा दिल किसी खदशे से धड़क उठा। फरीद चाचा, अम्मी कहाँ हैं? अरे वो उम्रे पर गई हैं। बस एकदम उनके जहन पर यह बात सवार हो गई कि उन्हें उम्रे पर जाना है। सब ने कहा कि ज़रूर जाएं, लेकिन थोड़े दिन रुक जाएं। नहीं मानी, अर्जेंट इंतज़ाम करना पड़ा। चाचा का लहजा मसनूई था। बाकी लोग इस तरह बेनियाज थे जैसे इन बातों से किसी को सरोकार ना हो। अरे मुझसे मिलकर भी नहीं गई? मैंने कहा। मैंने तुम्हें तफसील बता दी ना। फरीद चाचा का लहजा खुश्क हो गया। फिर वो बोले, लेकिन तुम्हारी अचानक आमद, तुमने फ़ोन पर भी नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। खैर अच्छा है, तुम आ गए, चलो आराम करो, खाओ पियो। भाभी साहिबा उम्रा करके वापस आ जाएंगी, इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं अम्मी के कमरे में आ गया, मगर मेरा दिल की हालत अजीब थी। मेरा जहन चीख चीख कर कह रहा था कि अम्मी उम्रे पर नहीं गई। कुछ हुआ है, लेकिन क्या? अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ भी हुआ है, उसमें किसी और का नहीं, फरीद चाचा का हाथ है। लेकिन क्या हुआ? मुझे कुछ ख्याल आया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैंने अम्मी के कपड़ों की अलमारी का जायज़ा लिया। बेशुमार हैंगर थे, उनमें कोई कमी नहीं हुई थी। दीगर चीज़ें भी जूं की तूं थीं। अम्मी किसी कीमत पर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। फिर क्या हुआ है? अकल ने समझाया, जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ हो रहा है बेहद ख़तरनाक है। फरीद चाचा इस घर के लिए सबसे बड़ा सेब हैं। पता नहीं उन्होंने बाकी लोगों के साथ क्या सलूक किया। मैं सोचता रहा। फरीद चाचा ने थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजाया तो मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुए, फिर बोले, अशरफ, ये क्या तरीका अपनाया है तुमने? क्यों ऐसे हो रहे हो? खाओ खेलो, इतने दिन के बाद तो गुजरघाट वापस आए हो। फरीद चाचा, मुझे सिर्फ अम्मी के बारे में बता दें। अरे बिल्कुल खैरियत से हैं, तुम्हें पूरी खैरियत से। उनसे मुलाकात मेरी जिम्मेदारी है। वो उम्रे पर गई हैं? मैंने पूछा। हाँ गई तो हैं, वो अजीब से लहजे में बोले। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने गुस्से से कहा। मेरा ख्याल था कि मेरे इस अंदाज पर फरीद चाचा गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोले, मुमकिन है। छोटे चाचा, आखिर आपने ये रवैया क्यों इख्तियार किया है? अरे बात करेंगे प्यारे भतीजे, करेंगे। तुम अपना रवैया बदलो। बता दिया है, सब खैरियत है, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कोई जवाब न दिया तो वो दोबारा बोले, मुझसे ताउन करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। चलता हूँ, खाओ पियो ऐश करो। मैंने कोई जवाब न दिया, लेकिन अब मैं वाकई ठंडे दिल से सोच रहा था। पहले दुश्मन रूहों के निशाने पर था और अब एक दुश्मन शैतान मेरा दुश्मन था, जो उन रूहों से भी ज़्यादा खतरनाक था। मैंने आखिरी फैसला किया ही कि रवैया बदल लूँ। मैं बाहर निकल आया, राफिया खाला से नाश्ता के बारे में कहा और वो गर्दन झुकाकर चली गई। फिर मेरे सामने उम्दा नाश्ता लगा दिया गया। काफ़ी वक्त मैंने इसी अंदाज में गुजारा। बहुत सी बातों का तज्जिया कर रहा था कि एक बार शमशान घाट में फरीद चाचा को जिस आलम में देखा था वो याद था। फरीद चाचा ने उन नापाक रूहों का साथ अपनाया था। क्या फरीद चाचा बेदीन हो गए हैं? मेरे रगों पे में सर्द लहरें दौड़ गईं। अगर ऐसा हुआ तो मलखान ख़ानदान की तबाही मुकम्मल हो गई। उस दिन शमशान घाट में मैंने गंगा को भी देखा। गंगा हर तरह इस ख़ानदान के एक फ़र्द को ख़त्म करना चाहती थी। उसने कई अफराद को इस तरह ख़त्म कर दिया और अब उसने सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए इस ख़ानदान के ही एक आदमी को चुन लिया था। ओ मेरे खुदा, ये सब बहुत ख़तरनाक बात थी। सोचते सोचते खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। तब मैंने खुली जीप को बाहर निकलते देखा। फरीद चाचा ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। मैं पुरख्याल नज़रों से देखता रहा, फिर वहाँ से हटकर बाहर निकल आया। मैंने कलसूम फूफी के कमरे का रुख किया। वहाँ ताया साहब भी मौजूद थे। दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। मैं उनके पास पहुँच गया।
आप लोग मुझसे नाराज़ हैं क्या? मैंने कहा। नहीं नहीं तो, दोनों बैक वक्त बोले, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल मशीनी था, जैसे वो किसी और खौफ के तहत बोल रहे हों। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था। फिर आपका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? अरे नहीं तो, फिर वो बोले, अम्मी कहाँ हैं, आप मुझे बताएंगे? उम्रे पर गई हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताइए, वरना मैं सारे रिश्ते भूलकर आपके खिलाफ जो कार्रवाई करूंगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसे जहन में रखें। दोनों के चेहरे सपाट थे। अचानक वो दोनों बैक वक्त अपनी जगह से उठे और मेरे करीब से गुजरकर बाहर निकल गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि उन दोनों ही का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि मुझे लाहौर क्यों भेजा गया था। ये फरीद चाचा की चाल थी। लेकिन अम्मी कहाँ हैं? उन्होंने अम्मी के साथ फरीद चाचा ने यह भी कहा था कि वो मुझे खुद बुलाना चाहते थे। इसकी कोई वजह ज़रूर थी। बहुत से सवालात। गर्ज ये कि मैं अपने बारे में बहुत से फैसले करता रहा। रात को मैं बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मुझे ख्याल आया कि अम्मी को पुरानी हवेली में कैद न कर दिया गया हो। ओ मेरे खुदा, क्या मेरे पीछे मेरी माँ पर यह जुल्म हुआ? मैं पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। मेरी नज़रें चारों तरफ भटक रही थीं। मैं हर खौफ को भूल गया था। मैंने बारहा दिल में कई बार मनिका को पुकारा। मनिका, क्या तुम्हें मेरी गुजर घाट आमद के बारे में मालूम नहीं हो सका? कहाँ हो तुम? मनिका मनिका, लेकिन कहीं से कोई जवाब न मिला। मनिका भी शायद मुझे भूल गई थी। हवेली में दाखिल होकर मैंने चीख चीख कर अम्मी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। फिर अचानक मुझे एक आहट सुनाई दी, फिर एक तेज़ आवाज़। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।